हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्लास जो होगी संविधान की, जिसमें टॉपिक होगा संसद, पार्लियामेंट। अब देखते हैं संसद, जबकि एक संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है गाइस, चलते हैं। संसद, जिसको विधायिका, लेजिस्लेचर, ठीक है। संसद, विधायिका किसको बोलते हैं? तो विधायिका जो बोलते हैं वो संसद को ही बोलते हैं। बात क्लियर? विधायिका संसद को ही बोलते हैं। अब विधायिका किससे बनी होती है? विधायिका में, या ये जो विधायिका या जो संसद है, ये केंद्र की संसद भी होती है और राज्य की भी संसद होती है। जैसे कि केंद्र में बात करते हैं हम, केंद्र में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। केंद्र की जो संसद होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य की जो संसद होती है उसमें विधानसभा, विधान परिषद, तीसरा होता है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। बात क्लियर? जो केंद्र की जो संसद होती है वो, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो राज्य की संसद होती है उसको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। बात क्लियर? जबकि चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, उसको एमपी ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात क्लियर? जबकि जो संसद होती है वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से ही मिलकर केंद्र की संसद होती है। जो संसद तैयार होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जबकि राज्य की संसद विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब ध्यान देना साथियों। तो गाइज, जैसे कि अगर केंद्र में जो लोकसभा होती है वही काम राज्य में विधानसभा करती है, और जैसे जो काम यहाँ राज्यसभा करती है उसी काम को विधान परिषद। जैसे कि यहाँ राष्ट्रपति होता है तो यहाँ राज्यपाल होता है। गाइज, आ रहा होगा समझ में? जैसे कि मैंने बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वैसे ही यहाँ इसके सदस्य को एमएलए और यहाँ एमएलसी बोला जाता है। बात क्लियर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात क्लियर? यानी यहां असेंबली यानी सभा और काउंसिलिंग यानी एक परिषद। बात क्लियर? तो गाइस, ये जो संसद होती है
जो संसद बनती है उसमें राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, जिसमें राष्ट्रपति को होना जरूरी होता है। बात करें कि संसद जो होती है वो संसद किसी भी, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो संसद अपूर्ण रहेगी। तब तक ये तीन नहीं होंगे तब तक संसद अपूर्ण होगी, और तब ये तीनों हो जाएंगे तब संसद पूर्ण हो जाएगी। तो बात क्लियर? तो समझ में आया होगा कि केंद्र की संसद में ये होते हैं और राज्य की संसद में ये होते हैं। बात क्लियर? इससे आगे चलें तो गाइज उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। जिस साथी ने या जिस गाइज ने अभी नहीं उतारा हो जल्दी उतारो। साथी उतार लिया होगा सभी ने। चलते हैं। अब ध्यान देना, अब जो हम बात करते हैं वो हम केंद्र की संसद पर बात करते हैं, बाद में बात करेंगे राज्य की संसद पर। तो अब जो बात करते हैं हम बात करते हैं संसद, केंद्र की संसद पर। तो ध्यान देना, इसमें जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो साथियों, अगर जब कोई भी बिल या विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। अगर किसी विधेयक, किसी बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तो वह कानून नहीं बनता या वह बिल पास नहीं माना जाता। जबकि अगर कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है उस पर साइन होने राष्ट्रपति के जरूरी होते हैं। अगर राष्ट्रपति के तब तक साइन नहीं होते तो तब तक वह बिल या वह विधेयक पास नहीं माना जाता, तब तक वह अधिनियम या एक्ट लागू नहीं होता। बात क्लियर? अब बात करते हैं कि संसद संविधान के किस भाग में और संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो गाइस, भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका संसद का वर्णन दिया गया है, जबकि संघ की कार्यपालिका भी संविधान के भाग 5 में है और संसद भी संविधान के भाग 5 में होगी। और अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 179 से लेकर 122 तक है। ठीक है, जो इसका वर्णन है वो 79 से लेकर 122 तक। लेकिन इसे छोड़ देना, यहां बात करनी है सिर्फ हमें 79। बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, तो 79। बात क्लियर? जब कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह एक्ट या अधिनियम लागू नहीं होता, तब तक अधिनियम नहीं बनता। तो अब हम चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की क्या क्या होना जरूरी है कि इस आर्टिकल में आते हैं। ध्यान देना, बात करते हैं हम राज्यसभा और यहां बात करते हैं लोकसभा। ध्यान देना, अगर बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है, जबकि लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में वर्णन है। बात क्लियर? अब इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा का एक सदस्य है या चुनाव जो होता है वो कैसे होता है,
तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है, बात करते हैं चुनाव, तो एक सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। जो अगर किसी भी राज्य में अगर एक सदस्य यानी राज्यसभा का एक सदस्य अगर चुनाव होता है, तो एक सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। बात क्लियर? जबकि यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान देना गाइस, यानी राज्यसभा का जो चुनाव होता है, एक सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। कोई भी राज्यसभा का जो सदस्य बनता है, उसके लिए जो वोट करता है वो कौन करता है? उस राज्य के विधानसभा सदस्य उसके लिए वोट करते हैं। बात करते हैं अब लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा होता है। बात क्लियर? यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो जनता वोट करती है, वो लोकसभा सदस्य के लिए जनता यानी आम पब्लिक वोट करती है, उसको जो जनता खुद अपने आप वोट करती है उसे प्रत्यक्ष द्वारा बोला जाता है, वो लोकसभा के लिए किया जाता है। जबकि राज्यसभा के सदस्य के द्वारा आम जनता वोट नहीं करती, उस राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा वोट किया जाता है। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है, जो अगर बात करें इसे आम जनता वोट नहीं करती, जिस सदस्य को, जैसे कि लोकसभा का एक सदस्य होता है, उसके लिए आम जनता वोट करती है, और जिसमें आम जनता वोट करती है उसको ही प्रत्यक्ष यानी अपने आप जो वोट करती है आम जनता, उसे प्रत्यक्ष रूप से बोला जाता है। अप्रत्यक्ष उसे कहा जाता है कि ये जो विधानसभा के सदस्य हैं, इनको चुना तो था आम जनता ने, लेकिन उन विधानसभाओं के सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्य को चुना। इन सदस्यों को आम जनता ने ही चुनकर भेजा था, लेकिन उन सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्य को चुना। तो यह जब इन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना गया, तो इनके आम जनता के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुना, तो इसलिए ही इसे अप्रत्यक्ष रूप दिया गया। बात क्लियर? इससे आगे बात करते हैं, उतार लिया होगा सभी ने, चलें इससे आगे। अगर बात करते हैं राज्यसभा में 100 वोट होते हैं, मान के चलते हैं कि जैसे कि राज्यसभा में 100 वोट होते हैं और उनमें जो हार जीत होती है वो जनता के द्वारा, राज्यसभा में जो वो हार जीत होती है वो हार जीत कुल वोटों का 50% प्लस एक ज्यादा आने पर सदस्य को विजय घोषित किया जाता है। जबकि लोकसभा में अगर मानते हैं हम वोट कुल वोट 100 हैं, तो उसको विजय घोषित किया जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि 35, 25, 20 और 20,
35, 25, 60, 20, 80 और 20, 100। देखो अनुमान भी सही बैठा। जैसे हम मानते हैं कुल वोट 100 होती हैं, उनमें से अगर सबसे ज्यादा वोट जिस सदस्य को वोट प्राप्त होती हैं उसको ही विजय घोषित किया जाता है। जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए कुल वोटों का 50% प्लस एक सीट ज्यादा प्राप्त लानी होती है। जबकि लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ कुल वोटों का जिसमें सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होती हैं उसको विजय घोषित किया जाता है। जबकि राज्यसभा में कुल वोटों का 50% प्लस एक ज्यादा लाना जरूरी होता है। ठीक है गाइज, नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलते हैं। बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन जबकि लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। बात क्लियर? जबकि लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जबकि ऐसा राज्यसभा को नहीं कहा जाता। क्योंकि लोकसभा को प्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सरकार बनती है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही सरकार नियुक्त होती है। ठीक है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा सरकार नियुक्त नहीं होती, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही सरकार नियुक्त होती है। इसलिए अहम भूमिका जो होती है सरकार बनाने में वो लोकसभा की होती है, इसलिए ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है। बात क्लियर? चले इससे आगे। अब देखते हैं सीटों के आधार पर अब देखते हैं कि सीट कितनी कितनी होती हैं। जो राज्यसभा में सीट होती हैं, सीटों की जो संख्या है वो वर्तमान में राज्यसभा में है 245, लेकिन अधिकतम जो हो सकती हैं वो 250 हो सकती हैं। बात क्लियर? जबकि लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में तो 545 है, लेकिन हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 552। लेकिन जो संविधान में सीटों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, सीटों की संख्या संविधान में 500 की गई थी। बात क्लियर? 500 की गई थी। लेकिन फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन जो आयोग लागू किया गया था 1956 में फजल अली आयोग पुनर्गठन राज्य आयोग जो लागू किया गया था 1956 में, जो 7वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें सीटों की संख्या 525 कर दी गई थी। बात क्लियर? लेकिन फिर 31वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सीटों की संख्या 545 कर दी गई। बात क्लियर? यह 31वां संशोधन के द्वारा 31वें संशोधन के द्वारा संविधान में लोकसभा की सीटें 545 कर दी गई और राज्य पुनर्गठन या फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में किया गया था, उसके अंतर्गत 525 निर्धारित की गई थी, जो वर्तमान में फिर उसके बाद जो 1987 में
जो गोवा और दमन द्वीप को पुनर्गठन किया गया था, 84वां संशोधन, उस समय सीटों की संख्या को बढ़ाकर 552 कर दिया गया था। तो संविधान का 84वां संशोधन 2001 में हुआ था, जिसमें गोवा और दमन द्वीप का पुनर्गठन किया गया था 1987 में। और इसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी सीटों की संख्या बढ़ाकर इसमें 552 कर दी गई। अब ध्यान देते हैं कि इन सीटों को किस किस आधार पर रखा गया। ठीक है, तो ये जो रखा गया है, अगर बात करते हैं हम 245 सीटों की, जब 245 सीट थी, जैसे कि वर्तमान में 245 सीट हैं, इनको 233 सीट रखा गया है। चुनाव आयोग यानी चुनाव के द्वारा जो निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचित सदस्य, और इनमें से 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। क्या? मनोनीत हो गए 245। अब बात करते हैं 550 की। तो 550 में जो होंगे, उनमें होंगे 238 चुनाव के द्वारा, 238 चुनाव के द्वारा, और जबकि 12 होंगे मनोनीत। क्या? मनोनीत। बात क्लियर? 250 में से 238 होंगे चुनाव के द्वारा और 12 होंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। बात क्लियर? अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में जो 545 हैं वर्तमान में, उनमें से 530 जो आते हैं, वो जो 530 आते हैं निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। उतार लिया होगा सभी ने। ध्यान देना, जो 545 सदस्य होते हैं, उनमें से 530 राज्यों द्वारा, कहां से? राज्य द्वारा, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय, 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बात क्लियर? समझ में आया होगा। अब इसके बाद करते हैं, अगर 550 सदस्य होते हैं तो वो कैसे कैसे होते हैं। उतार लिया होगा सभी ने? उतारो जल्दी। कर लिया होगा नोट। चलें फिर आगे। ये जो हैं, ये तो वर्तमान में 545 हैं। अगर यह 552 जो रखा गया है, उनको किस आधार पर बांटा जाएगा? उनको 530 को बांटा जाएगा राज्यों पर, यानी जो राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, और उनमें से 20 को केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। बात क्लियर? समझ में आया होगा सभी स्टूडेंटों के? आशा करता हूं समझ में आया होगा। उतार लिया? तो साथियों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है साथियों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।